A very warm welcome to all my dear students on my channel मंजिल ऑफ फिजिक्स बाय इंजीनियर सौरभ सर, यानी कि मैं। तो आपने जो हेडिंग देखी कि सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए स्फेरिकल रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, यानी रिफ्रैक्शन फॉर्मूला क्या होगा अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक है। बेसिकली अगर देखा जाए तो इट्स अ गेटवे टू लेंस। हम लेंस जो सीखेंगे उसका जो बेस है, जो उसका जो आधार है, वो यही है जो अपन सीखने जा रहे हैं। तो ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करिएगा, फोकस करिएगा। रे ऑप्टिक्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें अगली कड़ी में ये टॉपिक है, ध्यान से देखना बेटा। मान के चलो अपने पास कोई एक सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ऐसी मान के चलो अपन ने मान ली ये कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस है अपने पास, सिंगल है, ठीक है। सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस अपने पास दी हुई है इस तरीके से, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। मान के चलें कि भाई हमारे पास जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट इस तरीके से, वो ऑब्जेक्ट ओ ऐसे रखा हुआ है और ये उसका जो पोल है ये बेसिकली पोल कहलाता है क्या नहीं। अब ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है पोल से उसको क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। अब हुआ क्या, हम मान के चलते हैं कि सारी रेज कैसी हैं, पैरेक्सियल, और सारी रेज अगर पैरेक्सियल है यानी कि भाई नॉर्मल लाइन के पास में आएंगी। इसमें से एक रे मान के चलो इस तरीके से निकली, ये रे से भाई टकराई, इधर से रे जा रही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का n1 मान लेते हैं, इधर जा रही है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 मानते हैं। n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानते हैं जिसमें रे जा रही है, n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानते हैं जिसमें से रे आ रही है। तो जिससे क्या है ना, अगर ऑब्जेक्ट रियल और वर्चुअल हो दोनों केस में हमारे पास हमें डाउट नहीं आएगी, क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में नहीं तो आपको डाउट आ जाएगी अगर आप n1 n2 को इस तरीके से लेके नहीं चलोगे। तो अपने को दिमाग में सिंपल सा ये रखना है, n1 क्या है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें से रे जा रही है, n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे जा रही है। तो अपने को ये दिमाग में रखना है बस। अब इसमें भाई अपन अगर ये स्फेरिकल सरफेस है तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा। अपन ने माना कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर बेसिकली मान के चलो इस तरीके से है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अपन इसका मान लेते हैं कि भाई इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो ये है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अपन ने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब ये अगर नॉर्मल लाइन है भाई साहब, तो नॉर्मल लाइन से ये जो रे डेविएट हुई और डेविएट होके मान के चलो यहाँ कहीं चली गई। एक रे इस ऑब्जेक्ट में से ऐसे निकली जो कि सीधी चली गई, सीधी चली गई और सीधी चली जाएगी बिना डेविएशन के। एक रे डेविएशन के बाद इधर आई, यानी इस पॉइंट पे आपकी इमेज बनती हुई आपको नजर आएगी। इस पॉइंट पे क्या बनती नजर आएगी, इमेज बनती नजर आएगी। ये जो पॉइंट है ये नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल के साथ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मान के चलो आई है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मान के चलो आर है साहब। अपन ने एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लिया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मान लिया। अब क्या करें, रेज अगर पैरेक्सियल है यानी नॉर्मल के बहुत नजदीक आ रही हैं। अब ध्यान से अगर देखें तो हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाएं। सबसे पहले इसमें कुछ एंगल कंसीडर कर ले, मान के चलो इसको अल्फा मान लिया, इस वाले एंगल को अपन ने बीटा कंसीडर कर लिया, इस वाले एंगल को मान के चलो अपन ने गामा कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब अगर मैं प्रॉपर्टी लगाऊं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का n2 है, ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ONP ट्राइंगल के अंदर अगर मैं देखूं, या मैं अगर बहुत ध्यान से देखूं ONC ट्राइंगल के अंदर, ONC ट्राइंगल के अंदर देखूं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाऊं तो एंगल I कितना हो जाएगा साहब मेरे पास, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा, I इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। इसे मैं इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेता हूं। दूसरा ट्राइंगल देखूं मैं, कौन सा ट्राइंगल देखूं, CNI ट्राइंगल देखूं, इसके अंदर भी एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाऊं तो मेरे पास क्या हो जाएगा साहब, इसमें हो जाएगा बीटा इक्वल्स टू और आर प्लस गामा, बीटा इक्वल्स टू आर प्लस गामा। तो आर की वैल्यू निकाल लूं, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा माइनस गामा। ये मेरे पास आर की वैल्यू आ गई, इसे इक्वेशन नंबर 2 मानूं। अब क्या करूं, हम जानते हैं स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए वैलिड है। तो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे यहां से जब यहां रिफ्रैक्शन हो रहा है तो स्नेल्स लॉ लगाऊं इस सरफेस पे, तो स्नेल्स लॉ क्या कहेगा, n1 यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ यूज करूं मैं, स्नेल्स लॉ लगाऊं रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, तो n1 इंटू साइन n1 साइन आई इक्वल्स टू n2 साइन आर, n2 साइन आर। अब अगर एंगल रेज पैरेक्सियल है तो एंगल बहुत छोटा होगा, तो साइन थीटा को थीटा भी लिख सकता हूं, तो मैं इसको सिंपल ऐसा भी तो लिख सकता हूं, n1 इंटू आई इक्वल्स टू n2 इंटू आर। भाई
अगर एंगल छोटे हैं तो साइन थीटा को सिंपल सा थीटा भी तो लिखा जा सकता है, टेन थीटा भी लिखा जा सकता है, थीटा भी लिखा जा सकता है। तो मैंने लिख दिया। इक्वेशन 1 और 2 से मेरे पास जो आई और आर की वैल्यू है उसको सब्सटीट्यूट कर दूं, तो n1 इंटू आई की वैल्यू कितनी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, और n2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, बीटा माइनस गामा, ये मेरे पास वैल्यू है। इसको फर्दर मैं सॉल्व करूं, जब सॉल्व करूंगा तो ये मिलेगा n1 अल्फा प्लस n1 बीटा इक्वल्स टू n2 बीटा माइनस n2 गामा, ये मिल गया। बीटा वाला एक तरफ कर लूं और ये एक तरफ कर लूं, तो n1 अल्फा प्लस n2 गामा इक्वल्स टू n2 माइनस n1, और ये मेरे पास आ गया बीटा, ये आ गया साहब। अब हम जानते हैं एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क बाय रेडियस। एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क बाय रेडियस, ये बात हम भली भांति जानते हैं। तो n1 और अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा, तो अल्फा देखना इसमें np अपॉन और ये u, तो ये हो जाएगा np अपॉन, और साइन के साथ अगर पुट करूं तो माइनस u, क्योंकि पोल के लेफ्ट में नेगेटिव, पोल के राइट में पॉजिटिव, माइनस u प्लस n2 अपॉन गामा, तो n2 और n2 इंटू गामा, और गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी साहब मेरे पास, गामा की वैल्यू अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूंगा तो np अपॉन यहाँ से ले कि जो इमेज की जो डिस्टेंस होती है इसकी डिस्टेंस को v मानते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर r मानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यानी गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे बेटे, np अपॉन और ये pi यानी कि v, तो np अपॉन v हो जाएगी, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू n2 माइनस n1 इंटू बीटा, तो n2 माइनस n1 और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, np अपॉन r, np बाय r, np क्षमाक्षम हो गया सभी जगह से। अगर मैं देखूं बहुत ध्यान से तो ये मुझे क्या मिला, ये मुझे मिल गया n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r, n2 माइनस n1 अपॉन r। ये मेरे पास एक जनरलाइज फॉर्मूला निकल के आ गया, n2 बाय v माइनस n1 बाय u इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाय r। ये मेरे पास एक जनरलाइज फॉर्मूला निकल के आ गया। इस फॉर्मूले को चाहो तो दोबारा लिख के देख लो, n2 अपॉन v माइनस n1 बाय u इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाय r। ये मेरे पास जनरलाइज फॉर्मूला निकल के आ गया। इसको हम फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। किस सरफेस के लिए, सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसी होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए। यानी ये मेरे पास सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस थी, इसका रिफ्रैक्शन फॉर्मूला है, और इसी का डबल यूज कर देते हैं तो वो लेंस मेकर फॉर्मूला भी बन जाता है इसी से, उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये मेरे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में ध्यान क्या रखना है, सारी बातें कि डिस्टेंस पोल से मेजर की गई है, पोल के लेफ्ट में नेगेटिव, पोल के राइट में पॉजिटिव, पोल के ऊपर पॉजिटिव, पोल के नीचे नेगेटिव, इस तरीके से डिस्टेंस मेजर की गई है। फॉर्मूला जब आप किसी भी क्वेश्चन में लगाएं तो विशेष रूप से साइन कन्वेंशन का ध्यान रखें। साइन कन्वेंशन फॉर्मूले में यूज करें, यानी u को, v को और r को साइन कन्वेंशन के साथ में पुट करें। ठीक है, तो अपने साइन कन्वेंशन के साथ में देखा। फिर n1 n2 की बात करें तो n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां से रे आ रही है, n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां रे जा रही है। इस बात का याद रखें। सो हेंस दिस रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर द सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कंप्लीट हुआ। आई होप सो यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट एंड इवन दो ऑल्सो गॉट माई पॉइंट। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। आगे की बातें अगले लेक्चर में, जो सीक्वेंस चल रहा है रे ऑप्टिक्स का, उसमें आगे की बातें अगले वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू बच्चों।